ये है एक खूनी दास्तान, जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। आदमखोर दरिंदे जो इंसान के गोश्त के प्यासे हैं, और एक शिकारी जो अपनी जान पर खेलकर इन दरिंदों से टकराता है। पेश है आदमखोरों की वादी। ठीक है, अगर तुम लोगों का यही फैसला है तो इस पंडित को ले आओ। हमें भी तो पता चले कि वो क्या चाहती है। अमर सिंह ने मेरी तरफ देखा तो मैंने इन्हें आंख से मखसूस इशारा किया। उठाकर विक्रम सिंह पंडित को लेने चला गया। राय बहादुर पर अनजानी सी खुशी सवार थी, जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिलने वाला हो। मैंने अमर सिंह से कहा, अब यहाँ आपको अपनी आंखें और दिमाग खोले रखना होगा, ताकि पता चले कि आपके खिलाफ साजिशें कौन कर रहा है। मैंने नूरदीन को भी अपना लाइहा अमल बता दिया था। कुछ घंटों बाद ही ठाकर विक्रम एक ढलती उम्र के पंडित को ले आया, जिसकी शक्ल देखकर ही लगता था कि ये कम बखत उनका भी उस्ताद है। इसने आते ही बहुत सारी चीज़ों की मांग की, जो अमर सिंह साहब ने पूरी कर दी। फिर वो सहन में आग का आला जलाकर इसके सामने आलती पालती मार कर बैठ गया, और ना जाने कौन से ना समझ आने वाले अल्फाज का जाप करने लगा। वहाँ मौजूद सब लोगों की तवज्जो इस पर मबजूल थी, मगर मेरा ध्यान राय बहादुर और विक्रम ठाकुर की तरफ था, जो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। काफी देर पढ़ने के बाद पंडित ने कहा, कोई एक होशियार आदमी मेरे सामने आकर बैठ जाए। राय बहादुर ने हवेली के एक मुलाजिम को इशारा किया। वो जल्दी से पंडित के सामने चौकड़ी मारकर बैठ गया। पंडित अपनी जगह से उठा और अपने कंधे से काली चादर उतारकर उस शख्स पर डाल दी, और फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। अनजान अल्फाज का आलाप जारी था कि यकायक चादर में से सफ़ेद धुआं निकलने लगा, और इसमें हलचल महसूस होने लगी। सब लोग पूरी यकसोई से इस तरफ देखने लगे। फिर एकदम चादर में बैठे मुलाजिम ने बुलंद चीख मारी, और बदली हुई आवाज़ में बोला, बोल पंडित, मुझे यहाँ बुलाने का कष्ट क्यों किया? पंडित बोला, पहले ये बता कि तो वाकई मनुपाल की आतिमा है? पंडित ने कड़क लहजे में पूछा। हाँ, आतिमा भी कड़क अंदाज में बोली, मैं मनुपाल की आतिमा हूँ और जंगल में रहती हूँ। तेरे बुलाने पर यहाँ आई हूँ। जल्दी बोल, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? पंडित बोला, ये जो तुम लोगों के कत्ल कर रही है, इसके पीछे तेरा क्या कारण है? हाँ, ये कत्ल मैं कर रही हूँ, और इसका कारण अमर सिंह है। ये अच्छा इंसान नहीं है, और ना ही इसके ये शिकारी मेहमान अच्छे हैं। जब तक ये लोग इस हवेली में हैं, मैं ऐसे ही कत्ल करता रहूँगा, और कोई मुझे रोक नहीं सकता। आतिमा की बात सुनकर सब लोग हमारी तरफ देखने लगे, जब राय बहादुर और विक्रम के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। पंडित ने आखिरी बात उठाई, तो अमर सिंह की जगह किसको होना चाहिए, जो इस हवेली और देहातों की देखभाल करे? इसकी जगह राय बहादुर को होना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। अगर हवेली और जायदाद उसे मिल जाती है तो मैं ये इलाका छोड़कर चला जाऊंगा। आतिमा ने भी अपना आखिरी फैसला सुना दिया। पंडित ने सबकी तरफ बारी बारी देखा, फिर आतिमा से कहा कि वो जा सकती है। तब चादर के नीचे से उठने वाला धुआं बंद हो गया। पंडित ने चादर हटाकर देखा तो मुलाजिम बेहोश पड़ा हुआ था। इसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर होश में लाया गया। पंडित ने अपना सामान समेटा और अमर सिंह के पास आकर बोला, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, अब आगे आप लोगों की मर्जी है। ये कहकर वो बड़े बड़े कदम उठाता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। अमर सिंह ने मेरी तरफ देखा। मैंने आंखों से इन्हें तसल्ली दी और इशारा किया कि वो कोई बात करें। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोले, अगर हमारे हवेली छोड़कर जाने से लोगों की जान बच सकती है तो हम ये हवेली छोड़कर चले जाएंगे, मगर हमें चंद दिनों की मोहलत चाहिए,
ताकि हम किसी रहाइश का बंदोबस्त कर सकें। चंद दिन किया सिंह साहब, पूरा हफ्ता मोहलत है, इसके बाद जहां मुनासिब जगह मिले चले जाएं। अगर लोगों की जानों का सवाल ना होता तो हम आपको यूं कभी ना जाने देते। विक्रम पूरी ढिठाई से बोला, हाँ बाबा, ये मनुपाल की आत्मा ना होती तो हम आपको कहीं भी जाने ना देते। राय बहादुर भी मगरमच्छ जैसे आंसू बहा कर बोला। राज सिंह अलबत्ता शदीद गुस्से में था। वो कुछ कहना चाहता था, मगर मैं उसे एक कोने में ले गया और समझाया कि कोई कहीं नहीं जा रहा, बस तुम चुप रहकर सारा तमाशा देखते जाओ। रात को जब सब लोग सो रहे थे, उस वक्त हम अमर सिंह और राज के साथ उनके कमरा खास में मौजूद थे। मैंने अमर सिंह से कहा, अब तो आपको पता चल गया कि आपके खिलाफ साजिशें कौन और क्यों कर रहा है। उसने एक सर्द आह भरी और बोला, ना मैं राय बहादुर जैसे सांप को पाल पोस कर इतना बड़ा करता, और ना ही मुझे ये दिन देखने को मिलते। राज सिंह गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा था। बाबा, अगर आप कहीं तो मैं अभी जाकर इसका किस्सा तमाम कर देता हूँ, दूसरे लोग तो खुश रह सकें। नूरदीन ने उसको तसल्ली दी, अपने गुस्से को काबू में रखो राज, हमें सबसे पहले नकली आतिमा को पकड़ना है, इसके बाद राय बहादुर और विक्रम सिंह का नंबर होगा। ये खुद बखुद मारे जाएंगे, तुम तसल्ली रखो। मर सिंह इल्तिजा आमेज अंदाज में बोला, तो फिर आप लोग कुछ करें, आपको जैसी भी मदद चाहिए हम देंगे, बस इस नकली आतिमा का खातिमा होना चाहिए। अलिफ, हमें किसी को बताए बगैर बहुत खामोशी और राजदारी से रात को छपकर इसके रास्तों की निगरानी करनी होगी। मैंने तजवीज़ पेश की। नूरदीन बोला, तो फिर हमें अभी चलना चाहिए। मैंने जवाब दिया, अभी नहीं, कल मुझे कुछ और मुशाहदात करने हैं, इसके बाद बताऊंगा क्या करना है। राज जल्दी से बोला, अगर मेरी ज़रूरत कहीं भी पड़े तो मैं हाजिर हूँ। मैंने उसका कंधा थपथपाया, जब हमें ज़रूरत हुई तो ज़रूर तुम्हें याद करेंगे। अगले दिन में किसी को बताए बगैर हवेली से बाहर आ गया। अभी सूरज नमूदार नहीं हुआ था, सिर्फ इसकी लाली फैली हुई थी। मैं सीधा जंगल की तरफ गया, वहाँ मैंने कुछ निशानात देखे। इसके बाद मैं उन जगहों पर गया जहाँ जहाँ कत्ल हुए थे। वहाँ से भी काफ़ी निशान जमा हो गए। उनकी कड़ी से कड़ी मिलाकर मैं एक नतीजे पर पहुँचा और हवेली वापस आ गया। हम राय बहादुर के सामने यही तासुर दे रहे थे जैसे हम हवेली छोड़कर बस जाने वाले हैं। वो मेरे पास आया और बोला, देखा, मनुपाल की आत्मा का कमाल, तुम लोगों को कैसे भगाया। अगर तुम लोग हमारी बात मानकर हमारा साथ देते तो यूं बाबा के साथ बेइज्जत ना होते। मैंने उसकी किसी बात का जवाब ना दिया, बस इतना कहा, तुम जीत गए, हम हार गए, अब तुम जानू और तुम्हारी हवेली। रात को जब सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए तो मैंने नूरदीन से कहा कि वो हवेली के बाहर दरख्त पर चढ़ जाए और सरगर्मियों पर नज़र रखे, अपनी राइफल और टॉर्च साथ रखे, अगर ज़रूरत हो तो उनका इस्तेमाल करे, वरना खुद को छुपा कर रखे। फिर मैंने अपनी राइफल और टॉर्च उठाई और उस गांव की तरफ आ गया जो जंगल के करीब था। यहाँ से एक रास्ता जंगल की तरफ जाता था, जिसके एक तरफ बड़ा सा दरख्त था। मैं अपने सामान के साथ इस पर चढ़कर बैठ गया। अब मेरी नज़र गांव और जंगल दोनों की तरफ थी। यहाँ कौन आता है, कौन जाता है, मुझे दिखाई दे रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आया हूँ वो ज़रूर पूरा होगा। मुझे दरख्त पर चढ़े हुए 1-1.5 घंटा हुआ होगा, तभी मेरी नज़र इस रास्ते पर पड़ी जो हवेली के पास से गुजरकर इस गांव की तरफ आता था, और जिस दरख्त पर मैं मौजूद था इसके नीचे से गुजरकर जंगल की तरफ जाता था। एक जर्द सी रोशनी इस तरफ से आती हुई नज़र आ रही थी। यकीनन आने वाले ने हाथ में लालटेन उठा रखी थी। मेरी निगाहें इस पर मरकूज हो गईं।
आने वाला बड़ी तेजी से कदम उठाता हुआ आ रहा था, जैसे इसे उजलत में कहीं जाना हो। मैं जिस दरख्त पर बैठा था, इससे आधे एकड़ के फासले पर आकर वो रोशनी रुक गई। आने वाले ने हाथ में पकड़ी लालटेन जमीन पर रखी और करीबी पगडंडी पर बैठ गया। इतनी दूर से उसका पूरा वजूद तो नहीं, टांगें जरूर नजर आ रही थीं। यकीनन वो वहाँ किसी का इंतजार कर रहा था। फिर मैंने देखा कि जंगल की तरफ से उसी तरह की एक और रोशनी गांव की तरफ आ रही थी। यानी उस शख्स ने भी लालटेन उठा रखी थी। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। मेरा ख्याल था कि वो दरख्त के नीचे से गुजरेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा, मगर वो खेत से शॉर्टकट लेता हुआ दूसरे शख्स के पास पहुंच गया। मैंने इन्हें पहचानने की कोशिश की, मगर गहरी तारीकी की वजह से ये मुमकिन नहीं था। जंगल की तरफ से आने वाले ने लालटेन जमीन पर रखी और दोनों बैठकर बातें करने लगे। रात की तारीकी में खेतों के अंदर जलती लालटेन बड़ी अजीब और पुरस्कार लग रही थी कि उसी पल जंगल से किसी गीदड़ की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल चाहा कि मैं दरख्त से उतरकर उनके करीब जाकर देखूं कि ये कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक इन दोनों ने उठकर दौड़ लगा दी। जो जिस तरफ से आया था उसी रास्ते पर दौड़ पड़ा था। दोनों ने अपनी अपनी लालटेन उठा ली थी। मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरा और भागकर उस जगह पर जा पहुंचा जहां कुछ देर पहले वो दोनों बैठे हुए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किसके पीछे जाऊं और ये किसको देखकर इस तरह भागे हैं। मैं अभी इस शशोपंज में था कि मुझे एक और साया दिखाई दिया जो खेतों की तरफ से भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैं दम साधे वहीं खड़ा हो गया और राइफल उसकी तरफ तान ली। वो शायद मुझे देख चुका था। इसने आते ही मुझ पर टॉर्च की तेज रोशनी डाली। मैंने फौरन अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। ये तुम हो जानी, मैं समझा वही बदरू है। ये नूरदीन की आवाज़ थी। मैंने राइफल नीचे कर ली। वो भी टॉर्च बुझाकर मेरे पास आ गया। तुमने इस बदरू को इतनी दूर से कैसे देख लिया? मैं पगडंडी पर बैठ गया। बदरू को तो नहीं, मगर किसी को हवेली से निकलते हुए ज़रूर देखा था। मैं समझा कि ये राय बहादुर है जो अपनी बनाई हुई नकली आतिमा से मिलने आ रहा है, इसलिए मैं भी इसके पीछे पीछे आकर कुछ फासले पर बैठ गया। फिर जंगल की तरफ से कोई आया तो मैं इन्हें पकड़ने के लिए उठने लगा कि ना जाने कैसे इन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया और इन्होंने दौड़ लगा दी। मैं तो तुम्हें भी उनका साथी समझ रहा था, वरना उनका पीछा करके किसी एक को तो पकड़ भी लेता। पकड़े तो वो ज़रूर जाएंगे। और ये बात भी वाज़ेह है कि हवेली से आने वाला शख्स राय बहादुर ही था और जंगल की तरफ से आने वाला या तो मनुपाल की नकली आतिमा थी या उसका कोई ख़ास साथी जो राय बहादुर का कोई पैगाम लेने आया था। तो अब क्या इरादा है? उनके ताक़ुब में जाया जाए। नूरदीन ने जंगल की तरफ इशारा किया। नहीं, अब इन्हें जंगल में नहीं एक और जगह से पकड़ा जाएगा। ये कहकर मैं उठकर खड़ा हुआ और हम वापस हवेली में आ गए। सुबह नाश्ते पर राय बहादुर ने हमसे आंखें चार करने की कोशिश की, मगर हमने उसे नज़रअंदाज करते हुए अमर सिंह को रात वाले वाक़या के बारे में बताया और ये भी कहा कि आज रात हम एक नई जगह जाएंगे और ये भी हो सकता है कि आज रात इस झूठी आतिमा को पकड़ लाएं। इसके बाद में नूरदीन के साथ किले की तरफ आ गया, जहां हमें इस आतिमा के पैरों के निशान दिखाई दिए जो किले के दाखिली रास्ते से होते हुए एक तरफ जा रहे थे। हम इसके ताक़ुब में किले की टूटी दीवारों के साथ चलते चलते एक कमरे की तरफ आ गए। ये कमरा किले के दूसरे कमरों की निस्बत कदरे बेहतर था। टॉर्च की रोशनी में हमें कमरे के आखिरी कोने में सीढ़ियां बनी नजर आईं, जो शायद किसी तहखाने की तरफ जाती थीं। ये 50 या 60 के करीब सीढ़ियां थीं, जिनको अबूर करके हम बिलाखिर एक तहखाने में आ गए।
तहखाने का फर्श साफ था, जिसके एक कोने में बिस्तर और तकिया पड़ा हुआ था। दूसरे कोने में मिट्टी का घड़ा और इसके ऊपर प्याला रखा हुआ था। घड़ा ताज़ा पानी से भरा हुआ था। सीढ़ियों के नीचे कोने में लकड़ी का एक पुराना संदूक रखा हुआ था। हमने इसका ढक्कन खोलकर देखा और हैरत से बुत बने रह गए। संदूक के अंदर रीछ की खाल और उसके मुंह का मांसक पड़ा हुआ था। इसके अलावा लोहे का एक पंजा और अजीब तरह का बाजा भी मौजूद था। हम फौरा ही मनुपाल वाली आत्मा का भेद जान गए, जो यकीनन यहाँ से तैयार होकर निकलती और लोगों को हलाक करके वहीं वापस आ जाती थी। अब हमें उस शख्स को तलाश करना था, जो आत्मा बनकर निकलता है। लिहाजा हम इस सामान को जोंका तू छोड़कर वहां से निकल आए। वापसी पर हमने चंद तीतर और बटीर शिकार किए और वापस आ गए, क्योंकि इस जंगल में काले तीतर और बटीर कसरत से मौजूद थे। हमने इस किले का राज अमर सिंह को बताना मुनासिब नहीं समझा था। दिन भर आराम के बाद हम रात का खाना खाकर सबकी नज़रों से बचकर किले की तरफ आ गए और छत पर जहां हमें बच्चा बैठा हुआ मिला था, वहां छुपकर बैठ गए। अब हमारी नज़रें किले के दाखिली रास्ते पर थीं। जो भी अंदर दाखिल होता हमारी नज़रों में ज़रूर आ जाता। तकरीबन हम 3 घंटे उसी तरह दम साधे बैठे रहे। इशारों में ही एक दूसरे से बात करते रहे। अचानक जंगली सियाह गीदड़ जोर जोर से चिल्लाने लगा। यकीनन उसने किसी इंसान को देख लिया था। मैंने नूरदीन के कान में सरगोशी की कि राइफल दाखिली रास्ते की तरफ तान लो। जो भी आए उसे पकड़ने की कोशिश करनी है, चाहे उसे जख्मी ही क्यों ना करना पड़े। कुछ देर बाद खुश्क पत्तों के चुड़ चराने की आवाज़ आई और एक साया दाखिली दरवाजे से अंदर आता दिखाई दिया। गहरी तारीकी के बावजूद हम उसको पहचान गए। वो विक्रम सिंह था, जो ऐन अहाते में खड़ा हो गया था। नूरदीन ने मुझे इशारे से बैठे रहने को कहा, जिसका मतलब ये था कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, अभी कोई और भी आएगा। और वाकई चंद लम्हों बाद ही हमें किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। फिर जो दूसरा शख्स वहां आया, वो मनुपाल की आत्मा थी, जिसने रीछ की खाल ओढ़ रखी थी और सर अपनी बगल में दबाया हुआ था। ये चेहरा हमारे लिए कुछ अनजान सा था। तेज रोशनी होती तो हम उसे ज़रूर पहचान लेते। ठाकुर साहब, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? जब से ये शिकारी आए हैं, मुझे तो अपनी फिक्र हो रही है। अगर मैं पकड़ा गया तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। आतिमा बने शख्स के लहजे में बेपनाह परेशानी की झलक थी। ठाकुर मानी खेज अंदाज में बोला, हमें सब पता है, इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब तुम ये करो कि अमर सिंह को मार दो। इसके मरते ही ये शिकारी भाग जाएंगे, फिर बस हमारी मर्जी चलेगी। वो फिक्रमंदी से बोला, मगर अमर सिंह को मैं कैसे मार सकता हूँ? उसके आसपास तो बहुत लोग होते हैं। इसका इंतज़ाम हम कर देंगे। तुम यूं करो कि गांव के किसी आदमी को मार दो। सुबह शोर शराबा करके मैं दोनों शिकारियों को भगा दूंगा। तभी मैंने नूरदीन के कान में कहा, मैं नीचे जा रहा हूँ। जब देखो कि मैं उनके करीब पहुँच गया हूँ, तो टॉर्च जलाकर उन पर राइफल तान लेना। ठाकुर हाथ से निकल जाए तो कोई मसला नहीं, हमें हर हाल में इस दूसरे शख्स को अपने काबू में करना है। ये कहकर मैं दबे पाँव उठा और सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ गया। ठाकुर उस शख्स को गांव के आदमी के बारे में बता रहा था कि उसे कैसे मारना है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपके पास आ गए हैं। मैंने यकदम टॉर्च रोशन करके राइफल इस पर तान ली। ऊपर से नूरदीन ने भी फौरन भी टॉर्च रोशन कर दी थी। ठाकुर की नज़र जैसे ही हम पर पड़ी, वो भाग खड़ा हुआ, जबकि दूसरे शख्स ने जल्दी से अपने चेहरे पर रीछ का मासिक चढ़ाया और गौराते हुए बोला, मैं मनुपाल की आत्मा हूँ, भाग जाओ वरना गला चबाकर मार दूंगी। अगर तुम मनुपाल की आत्मा हो, मैं बोला, तो मैं बजुअत का टाइगर हूँ, और खबरदार जो भागने की कोशिश की, मैं गोली मार दूंगा।
मैं 2 कदम आगे बढ़कर उसके करीब हो गया। उसने यकायक मेरी राइफल और टॉर्च पर हाथ मारा, तो दोनों चीजें एक तरफ जा गिरी। फिर वो अपना हाथ मेरे आगे लहराने लगा, जिस पर उसने लोहे का पंजा चढ़ा रखा था। इसमें कोई शक नहीं कि वो शख्स मुझसे 2 फीट ऊंचा था, यानी इसका कद 7 फीट से कुछ निकलता हुआ था। और कुदरती तौर उसका वजूद भी कवील जैसा था। ये सूरत हाल देखकर नूरदीन छत पर से ही चिल्लाया। उस शख्स ने जौनती हैरत से ऊपर की तरफ देखा। मैं अपनी राइफल की तरफ लपक गया। मैंने इस पर राइफल तान कर कहा, बोलो, तुम्हें कहाँ गोली मारूं? वो खुद को 2-2 राइफलों की जद में देखकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और रोते हुए बोला, साहब, मुझे मुआफ कर दें, मैं तो मुलाजिम बंदा हूँ। मुझे जो कुछ राय बहादुर और ठाकुर विक्रम ने कहा, वो मैं करता आ रहा हूँ। वही मुझे लोगों को मारने का कहते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं। ठीक है, उठ जाओ और ये सारी बातें तुम अमर सिंह और लोगों के सामने बयान करोगे। और अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की, तो याद रखना, मैं वहीं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। मैंने नूरदीन को इशारा किया और फिर हम इसे लेकर हवेली की तरफ आ गए। नूरदीन ने उससे पूछा, तुमने रीछ की खाल और लोहे का पंजा कहाँ से लिया? इसने बताया, ये दोनों चीजें राय बहादुर ने ही मुझे ला कर दी थी। अब इसे कहाँ से मिले, मुझे नहीं पता। मैंने चलते चलते पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, मेरा नाम मनुपाल है। मुझे आतिमा बनकर लोगों को खौफजदा और हलाक करने का हुक्म राय बहादुर और ठाकुर विक्रम सिंह ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर अमर सिंह की सारी दौलत और जागीर उनके हाथ आ गई, तो वो इसमें से चौथा हिस्सा मुझे देंगे। यूं में उनके बहकावे और लालच में आ गया। बड़ा दिमाग पाया है तुम्हारे राय बहादुर और विक्रम ठाकुर ने। अब देखना उनका क्या अंजाम होता है। नूरदीन ने उसकी बात काटते हुए एक हिंटर इसकी कमर पर जड़ दिया। हवेली पहुंचकर हमने सिर्फ अमर सिंह और राज को ही जगाया। बाकी किसी को कानों कान खबर ना होने दी। मनुपाल को जिंदा देखकर वो हैरत व खौफ से चकरा कर रह गए। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। हमने इन्हें सारी कहानी सुनाई और कहा कि अभी उसे किसी कमरे में बंद कर देते हैं। सुबह लोगों के सामने इसके साथ राय बहादुर और विक्रम सिंह के करतूत भी पेश किए जाएंगे। राज ने उसे एक अलग कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। अगले दिन अमर सिंह ने लोगों को अपनी हवेली में इकट्ठा किया और ऐलान करवाया कि तमाम गांवों के लोग हवेली के बाहर जमा हो जाएं। जब मजमा इकट्ठा हो गया, तो ठाकुर विक्रम सिंह को भी बुलाया गया। वो शर्मिंदगी के बाइस किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था और सर झुकाए एक कोने में खड़ा था। उस जमाने में रिवाज था कि अगर कोई किसी के बुलाने पर ना आता, तो वही कसूरवार समझा जाता। इसीलिए विक्रम सिंह अपनी साख को कायम रखने के लिए वहां आ गया था, जबकि राय बहादुर हवा में उड़ता फिर रहा था। शायद वो समझ रहा था कि अमर सिंह हवेली छोड़कर जा रहा है, इसीलिए लोगों को जमा किया गया है। इसने आंखों आंखों में विक्रम सिंह से पूछा कि वो क्यों परेशान है, मगर वो इसका कोई भी जवाब देने से कासिर था। अमर सिंह ने लोगों को सबसे पहले कत्ल की वारदातों के मुताल्लिक मनुपाल की आतिमा की हकीकत के बारे में बताया, तो राय बहादुर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगें। वो झट से बोला, आपको कैसे पता कि मनुपाल की आत्मा एक झूठी कहानी है? तब अमर सिंह ने मनुपाल को पेश करने का हुक्म दिया। जब राज सिंह मनुपाल को कमरे से निकाल कर बाहर लाया, तो तमाम लोग फर्त हैरत से मुजस्समा बने रह गए। फिर मनुपाल ने सबके सामने अपना बयान दिया, तो लोगों के सामने तमाम हकीकत खुलकर आश्कार हो गई और वो राय बहादुर और विक्रम सिंह की तरफ खूनखार निगाहों से देखने लगे। अमर सिंह ने राय बहादुर से कहा, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी जो तुमने ये सब किया? मैं तो वैसे भी आधी जागीर तुम्हारे नाम करने वाला था, मगर तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारकर अपने पैर काट लिए हैं।
राय बहादुर बजाय शर्मिंदा होने के जज्बात से भरपूर लहजे में बोला, तो मैं कौन सा आपका सगा बेटा हूँ? आप जब चाहते मुझे लात मारकर हवेली से बाहर निकाल देते और सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर देते, जबकि मुझे ये सारी जायदाद और जागीर चाहिए थी। लेकिन अब तुम्हें जायदाद और जागीर नहीं, बल्कि बेगुनाह लोगों के कत्ल के जुर्म में सज़ा मिलेगी। ये कहकर अमर सिंह ने अपने मुलाजिमों को इशारा किया। इन्होंने राय बहादुर के साथ ठाकुर विक्रम सिंह को भी काबू में कर लिया। तो वहां मौजूद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो सब नकली आतिमा से जान छूट जाने पर बेहद खुश थे। फिर सबने अमर सिंह और हमारे नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुँचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।